नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नोटबुक आईएएस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ, लेकिन चलिए पहले शुरू करते हैं कल के रिवीजन के प्रश्न से। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, सरस आजीविका मेला। तो सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? मैंने डिस्कस किया था सरस आजीविका मेला कहाँ पर। तो ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, हरियाणा, गुजरात या भोपाल। तो सरस आजीविका मेला जो 2023 का आयोजित किया जा रहा है आपके हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र में। गुरुग्राम में सरस आजीविका मेला, यहाँ पर क्या है कि स्वयं सहायता समूह की कुल 800 महिलाओं का जो है स्टॉल लगने वाला है, जहाँ पर उनके परंपरागत शिल्प, भोजन, खाद्य पकवान सभी को वहाँ पर एक स्टॉल के रूप में एज अ प्रदर्शनी लगाया जाएगा और पर्यटकों को, आगंतुकों को आकर्षित किया जाएगा। तो याद रखेंगे सरस आजीविका मेला 2023 कहाँ पर? हरियाणा के गुरुग्राम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल की स्थापना किस राज्य में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेना से, सैन्य से संबंधित है। और वर्टिकल विंड टनल मैंने बताया था इसके बारे में कि एक हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां पर नीचे से बहुत तेज़ गति से हवाएं आएंगी और ऊपर से जो आपातकालीन स्थिति में जो हमारे सैनिक हैं वो ड्राइव कर पाए, नीचे छलांग लगा पाए। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये पूरा वर्टिकल विंड टनल बनाया गया है। तो कहाँ पर बनाया गया है? पहले ऑप्शंस देखते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या लद्दाख। तो ध्यान में रखेंगे जो वर्टिकल विंड टनल है, जो सेना का पहला वर्टिकल विंड टनल, यह आपका बनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो ट्रेनिंग स्कूल है जहां पर सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है, वहां पर ये वर्टिकल विंड टनल बनाया जा रहा है। ये हुआ दूसरा प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट मैंने बताया था कि प्रवास की क्या स्थिति है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रहा है, किस देश से ज़्यादा हो रहा है और उसके कारण क्या है। तो बताया था मैंने कि जलवायु और आर्थिक गतिविधियाँ दो ऐसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से प्रवासन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। सबसे ज़्यादा पलायन कहाँ से हो रहा है? तो भारत से 0.41 मिलियन लोग जो है वो 2021 से लेकर 23 तक में जो 0.41 मिलियन लोगों का प्रवास हुआ है। अन्य देशों में सबसे मुख्य गंतव्य जो फेवरेट प्लेस है जहां पर लोग जाना प्रेफर करते हैं, तो यूएसए और जर्मनी जैसे देश हैं जो जहां पर लोग सबसे ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं। तो इसको जारी कौन करता है? ये इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। तो इसको जारी करता है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट जो है वह इस इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट को जारी करता है, जो कि प्रवासन के बारे में, माइग्रेशन के बारे में बताता है। चलिए ये तो थे कल के प्रश्न। अब चलते हैं आज के नए टॉपिक्स के ऊपर। तो पहला जो है हाईलाइटेड है, अभी अभी एशियन गेम्स खत्म हुआ है, तो देख लेते हैं एशियाई पैरा गेम्स में भारत को कितने पदक मिले हैं। एशियन गेम्स और पैरा गेम्स बिल्कुल बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके वनडे एग्जाम्स में, तो इसको होलिस्टिकली कवर करेंगे। अभी फिलहाल छोटे लेवल पे देख लेते हैं कुछ मुख्य बातें। तो एशियाई पैरा गेम्स जो है इनका पहली बात तो आयोजन कहाँ हो रहा था? तो आयोजन हो रहा था चीन के होंगझोउ में। ये 4th नंबर का था, ध्यान में रखेंगे। चौथा पैरा एशियाई गेम्स था, चाइना के होंगझोउ में हो रहा था। और इसमें भारत को इस बार टोटल कितने पदक मिले हैं? तो टोटल 111 मेडल जो है वो भारत को मिले हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन हमने एशियन गेम्स में भी किया था 107 मेडल के साथ, और अब पैरा गेम्स में भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और टोटल 111 जो मेडल हैं हमने इस बार जीते हैं, जिनमें से 29 जो गोल्ड है। याद रखेंगे, कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेंगी चीज़ें। एशियन गेम्स में कुल 38 समथिंग हमने गोल्ड जीता था और यहाँ पर हमने 29 गोल्ड जीते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है कि कितने मेडल आए, साथ के साथ परीक्षा में ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एशियाई पैरा गेम्स की। तो पैरा गेम्स में 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 जो ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक है। टोटल 111 मेडल हमने जीते हैं। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? ये भी प्रश्न बनता है कि कौन ध्वजवाहक रहा। तो पारुल परमार और अमित सरोहा, दो ऐसे हमारे एथलीट हैं जिनको उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से एज अ ध्वजवाहक रखा गया था। तो पारुल परमार किस गेम से संबंधित है? ये पैरा शटलर हैं और अमित सरोहा जी जो है वो क्लब थ्रोवर हैं। तो पारुल परमार पैरा शटलर और अमित सरोहा पैरा क्लब थ्रोवर, ये लोग, इन लोगों को ध्वजवाहक के रूप में उद्घाटन समारोह में रखा गया था। भारत से कुल कितने लोग गए थे ये भी ध्यान में रखेंगे, इसका भी प्रश्न बनता है। तो भारत से कुल
3 जो लोग हैं वो गए थे, जिसमें से 191 जो थे वो पुरुष थे और लगभग 112 जो महिलाएं थी। तो 112 महिलाएं और 191 जो पुरुष, 303 टोटल लोग इस बार पैरा जो एशियन गेम्स है उसमें भारत से शामिल हुए थे। शुभंकर क्या था? तो फेई फेई। कुल देश कितने भाग लिए थे इसमें? तो 44 जो देश हैं इसमें भागीदारी निभाई थी। भारत को रैंक क्या मिली है? तो भारत इसमें 5वें पायदान पर रहा। ध्यान रखेंगे, एशियन गेम्स में भारत 4थे पायदान पर था और एशियन पैरा गेम्स में भारत जो है वो 5वें पायदान पर है। मोटो क्या था इस पूरे गेम का? थीम क्या थी? आदर्श वाक्य क्या था? तो हार्ट्स मेट ड्रीम्स शाइन, मतलब कि दिल मिलते हैं तो सपने शाइन करते हैं, चमकते हैं। हार्ट्स मीट ड्रीम्स शाइन इसका मोटो था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि जो पैरा एशियन गेम्स थी इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो पहली बार जो एशियाई पैरा गेम्स है वो 2010 में मनाया गया था चाइना में। ये भी हर 4 साल में कंडक्ट होता है। इस बार जो संस्करण था 2022 का था, लेकिन इसको कोविड की वजह से 2023 में आयोजित करवाया गया। तो पहली बार जो फर्स्ट पैरा एशियन गेम्स था उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2010 में। कहाँ पर हुई थी? चाइना में हुई थी। अच्छा, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि पिछले बार कहाँ पर हुआ था और आने वाले समय में कहाँ होने वाला है। तो अभी तो चौथा हुआ है, तीसरा कहाँ हुआ था? तो 2018 में इंडोनेशिया में हुआ था। इसमें भारत ने 72 मेडल्स जीते थे और अभी हमने 111, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है हमने। तो तीसरा जो हुआ था, यानी कि पिछली बार जो हुआ था वो 2018 में इंडोनेशिया में हुआ था। नेक्स्ट कहाँ पर होने वाला है? तो जो नेक्स्ट होगा वो होगा 2026 में नगोया जापान में। तो इन 3 सीक्वेंस को याद रखेंगे। पिछला जो हुआ था 2018 में इंडोनेशिया में हुआ, 4th नंबर का अभी हुआ है चाइना में हुआ है, और जो 5th होगा वो 2026 में होगा नगोया जापान में। इसको भी याद रखेंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि ये पूरा आयोजन कौन करवाता है। तो ये पूरा आयोजन जो है वो एशियाई पैरालंपिक कमेटी जो है वह ये एशियन पैरा गेम्स आयोजित करवाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2002 में। और कहाँ पर हुई थी? दक्षिण कोरिया में। लगभग 45 देश अभी इसके सदस्य हैं। फिलहाल में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है माजिद राशिद। ये हुए कुछ पैरालंपिक्स से संबंधित मुख्य तथ्य जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि भारत को इसमें कितनी रैंक मिली थी? तो 5वीं रैंक मिली है। तो देख लेते हैं टॉप 5 में कौन कौन है। ऑब्वियस सी बात है, चाइना एशियन गेम्स में भी टॉप में रहा था। कुल 214 गोल्ड जीता है चाइना ने। तो भाई इसका टॉप पे रहना तो बनता ही है। पता नहीं क्या ही खाते हैं यहाँ के लोग, इतना शानदार प्रदर्शन करते हैं। तो टॉप किया है चाइना ने। उसके बाद 2nd पोजीशन पे रहा ईरान, फिर जापान, कोरिया और अब भारत। 5वें नंबर पर यहाँ पर भारत है, एशियन गेम्स में 4थे नंबर पर। ध्यान रखेंगे इसको। टॉप किया है चाइना, ईरान, जापान, कोरिया, देन भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री, जो नए नए प्रधानमंत्री होते हैं उनसे एक आध प्रश्न तो बनता ही बनता है। वनडे एग्जाम्स में, आरओ के एग्जाम्स में भी इसमें प्रश्न संभावना है कि आ सकता है, हाल ही में बने हैं। तो देख लेते हैं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो रॉबर्ट फीको को स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये ध्यान रखेंगे कि ये 4थी बार बने हैं, पहली बार नहीं बने, लगातार 4थी बार ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? रॉबर्ट फीको। टोटल 22.94% इनको वोट मिला है। इन्होंने एक संगठन, मतलब कि नेशनल पार्टी के साथ गठबंधन किया है। पार्टी का नाम क्या है? हुलास और अति राष्ट्रवादी स्लोवाक। इन पार्टियों के साथ गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई है। इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो इनकी पार्टी का नाम है स्मेर या स्मर। तो स्मर जो है वह रॉबर्ट फीको की पार्टी का नाम है, और अन्य 2 पार्टियों के साथ हुलास और अति राष्ट्रवादी स्लोवाक, इन 2 पार्टियों के साथ गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई है। लगातार 4थी बार ये बने हैं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। करेंसी क्या है स्लोवाकिया की? तो यूरो है। राजधानी क्या है? तो ब्रातिस्लावा राजधानी है। ध्यान रखेंगे, कई बारी करेंसी और राजधानियां भी पूछा जाता है। तो स्लोवाकिया की जो करेंसी है वो है यूरो, और स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा इसकी राजधानी है। अब देख लेते हैं सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं। तो इसके पश्चिम में है जो ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक है। जो स्लोवाकिया है उसके जो वेस्ट साइड में है वो ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक है। दक्षिण में हंगरी, उत्तर में पोलैंड और पूर्व में यूक्रेन। अभी यूक्रेन रशिया का मुद्दा लगभग 1-1.5 साल से ऊपर हो गया है, अभी चल ही रहा है। तो यूक्रेन के आसपास के कोई अगर देश हैं उनसे संबंधित कोई नया तथ्य आया है, नई न्यूज़ आई है, तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है।
तो ध्यान रखेंगे कि जो स्लोवाकिया है उसकी सीमा पूर्व में यूक्रेन से लगती है, और स्लोवाकिया की करेंसी क्या है, यूरो, और इसकी राजधानी क्या है, ब्रातिस्लावा, और इसके प्रधानमंत्री बने कौन है, तो रॉबर्ट फिको। इतना फैक्ट इसके लिए ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक भी ऐसा ही है, कुछ राजा के बारे में है। तो सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा बने हैं? देखिए सुल्तान इब्राहिम कहाँ के बने हैं, मलेशिया के नए राजा बने हैं। मलेशिया एक जो है वो लोकतंत्र गणतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ पे 9 मुखियाओं का एक कमेटी है। वहाँ पे बारी बारी से उन 9 मुखियाओं में से एक राजा चुना जाता है। तो मलेशिया के नए जो राजा बने हैं, कौन बने हैं, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, जो इनका पूरा नाम है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। ये 17वें राजा हैं मलेशिया के। वर्तमान में राजा कौन थे, तो अल सुल्तान अब्दुल्ला थे। अब उनकी जगह में ये बने हैं। मैंने बताया कि 9 लोग हैं, इनमें से बारी बारी से उनमें से चुना जाता है। तो इसके पहले अल सुल्तान अब्दुल्ला जी थे, अब जो है वो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। इस्कंदर कितने नंबर के हैं, 17th जो है वो राजा हैं। मलेशिया में एक संवैधानिक राजतंत्र है, यहाँ पर मतलब एक प्रधानमंत्री भी है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो अनवर इब्राहिम। ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम है और राजा कौन है, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। मलेशिया की करेंसी देख लेते हैं। तो मलेशिया की करेंसी का नाम है मलेशिया रिंगित। ऑप्शन आएगा, मलेशिया लिखा हो तो पहचान जाएंगे, पर अगर रिंगित लिखा हो तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो करेंसी ध्यान में रखेंगे, मलेशिया की जो करेंसी है वो मलेशिया रिंगित है। राजधानी क्या है, कुआलालंपुर। तो कुआलालंपुर है इसकी राजधानी, करेंसी क्या है, मलेशिया रिंगित। मलेशिया जो है एक दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। इतना ध्यान में रखेंगे इससे संबंधित प्रश्न। आप चाहे तो इस पूरी कंट्री जो न्यूज़ में रहती है उसका आप माइंड मैप भी एक देख सकते हैं। मैप देख लिया, माइंड में उसको बिल्कुल बना लिया कि कहाँ पर उसकी सीमा उत्तर में किससे लग रही है, दक्षिण में किससे लग रही है। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना यह दिल्ली सरकार की एक पहल है, लेकिन ये कोई नई पहल नहीं है। 2019 में भी इन्होंने शुरुआत किया था, कुछ कारणों से ब्रेक था, अब इन्होंने वापस से इसको रीस्टार्ट किया है। तो जो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना है वह दिल्ली सरकार की एक पहल है। इसमें क्या किया जा रहा है, जो ST SC OBC और EWS कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में कोचिंग दी जा रही है, ताकि वो अपने भविष्य में आने वाली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी वो तैयारी कर सके। तो ये जो पूरा पहल है जय भीम मुख्यमंत्री योजना किसके द्वारा लाई गई है, दिल्ली सरकार के द्वारा। मुफ्त कोचिंग, साथ के साथ 2500 रुपये प्रति माह भी दिया जाएगा। इसकी शुरुआत ध्यान रखेंगे पहली बार 2019 में हुई थी। CM कौन है बताने की तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी बता देती हूँ कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, श्री अरविंद केजरीवाल जी। और उपराज्यपाल कौन है, श्री VK सक्सेना। तो ये जो है 22वें जो उपराज्यपाल हैं जो दिल्ली के, कौन है, VK सक्सेना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, आज़ादी से पहले के सभी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल बनाने की योजना चल रही है। कहाँ पर, आज़ादी से पहले जितने भी स्कूल हैं तो उनको हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो हेरिटेज स्कूल घोषित करना चाहती है। सॉरी, अरुणाचल प्रदेश सरकार। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार इसको हेरिटेज स्कूल घोषित करना चाहती है। उसमें क्या करेगी कि जो स्कूल की अवसंरचनाएं हैं उसको और बेहतर तरीके से करके एक दिखाने के लिए, पर्यटन के लिए उन स्कूलों को तैयार किया जाएगा। साथ के साथ में आज़ादी से पहले की है, मतलब एक धरोहर के रूप में है, तो उनका संरक्षण हो सके। इस योजना के तहत उन स्कूलों पर ध्यान जाएगा, उनकी अवसंरचना, उनके संरक्षण पर ध्यान जाएगा। इसको पूरा ध्यान में रखकर जो है वो आज़ादी से पहले के सभी स्कूलों को क्या करने की, तो हेरिटेज स्कूल घोषित करने की अरुणाचल प्रदेश सरकार की ये एक योजना है। CM कौन है अरुणाचल प्रदेश के, तो पेमा खांडू जी इसके CM है। गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक या परनायक। तो CM जो है वो पेमा खांडू जी है, गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक। राजधानी क्या है, ईटानगर। अब अरुणाचल प्रदेश जो कि एक नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है, यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ और अच्छे त्यौहार, और हमेशा पेपर में वनडे एग्जाम्स में जनजातियाँ और त्यौहार पूछे जाते हैं। इवन UPSC के भी पेपर में आपको मैच द फॉलोइंग में जनजातियों के बारे में और जब त्योहारों के बारे में पूछा जाता है तो फेवरेट होते हैं कुछ तो दक्षिण भारत के, और कुछ मोस्ट फेवरेट होते हैं नॉर्थ ईस्ट की जितनी जनजातियां हैं और उनके त्यौहार हैं। तो हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख जनजातियां कौन सी पाई जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में लगभग 26 बड़ी जनजातियां और 100 के ऊपर उप जनजातियां। होता है कि एक वर्ग होता है, एक कैटेगरी होती है, उसके अंदर और सब कैटेगरीज आती जाती हैं। जैसे कि अभी OBC का मुद्दा चल रहा है, जहाँ पर बिहार सरकार सर्वेक्षण करवा रही है जातिगत जनगणना।
तो उसमें भी यही मुद्दा चल रहा है कि एक कैटेगरी है, उसके अंदर अन्य सब कैटेगरीज हैं, तो कैसे इतने बड़े लेवल पे आप सही डाटा इकट्ठा कर पाएंगे। तो बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पर लगभग 26 बड़ी जनजातियाँ हैं और उनमें से भी बहुत सारी 100 के ऊपर उप जनजातियाँ हैं। कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ जो अरुणाचल प्रदेश में फेमस है कौन कौन सी है, तो आदिम, आपतनी, बुगुन, हस्सा, सिंगपो, मोनपा, डाफला या निस्सी। डाफला या निस्सी के बारे में है कि यह अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। इसको डाफला भी कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको निस्सी भी बोला जाता है। आपातानी, आपातानी जो है वो पिछले साल बहुत न्यूज में रहे थे, ये भी पूछा जाता है, कई बार प्रश्न दिखा है ये पिछले वर्षों के पेपर में। तो आपातानी जो है यह भी एक अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। हील मिरी और अक्का, ये सारे जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। एक बार और देखते हैं, आदिम, अपत्नी, बुगुन, हमसा, हस्सा, सिंगपो, मोनपा, डाफला या निस्सी, आपातानी, हीलमिरी और अक्का। ये तो हुई प्रमुख जनजातियां। अब देख लेते हैं वहाँ के प्रमुख त्योहार। तो प्रमुख त्योहार क्या है अरुणाचल प्रदेश का, लोसार या लोसर। यह जो है वो मोनपा जनजाति जो है उनके द्वारा मनाया जाता है। मैंने बताया कि यहाँ पर मोनपा जनजाति एक बड़ी जनजाति है, तो मोनपा जनजाति के द्वारा ये लोसर जो है यह त्योहार मनाया जाता है। इसके साथ एक द्री महोत्सव मनाया जाता है। द्री महोत्सव जो है वो यही आपातानी जनजाति मनाती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जनजाति है, बड़ी है जनजाति। द्री महोत्सव में क्या होता है, फसल कटाई से संबंधित ये महोत्सव है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। लोसर और द्री महोत्सव तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। लोसर जो है मोनपा जनजाति से, द्री महोत्सव जो है वो आपातानी जनजाति से। उसके बाद व्योकुम, ईदू, ऐसे करके और भी बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण है। अब देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य। चूंकि जनजातीय पूरी आबादी से भरा हुआ अगर राज्य है तो वहाँ पर लोक नृत्य बहुत फेमस होगा। जनजाति अपनी जो परंपराएं हैं उनको संरक्षण करने के लिए ही जाने जाती हैं। जनजातियों का मतलब ही क्या होता है, जो संसार की या आधुनिकता की मुख्य धारा से अभी भी कहीं पीछे हैं और अपनी जो मूल संस्कृति है उसको लेकर के चल रही हैं। तो ये जो लोक नृत्य है यहाँ जनजातियों में बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सा है, सिंह और मयूर नृत्य। तो सिंह और मयूर का जो नृत्य है वह अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। अब देख लेते हैं कि राज्य पक्षी कौन सा है अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। ग्रेट हॉर्नबिल ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश ने भी उसको राज्य पक्षी डिक्लेयर किया है और केरल सरकार ने भी ग्रेट हॉर्नबिल को अपना राज्य पक्षी डिक्लेयर किया है। तो ग्रेट हॉर्नबिल कहाँ कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश और केरला दोनों की है। हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के रिस्पेक्ट में। तो ग्रेट हॉर्नबिल का IUCN स्टेटस पूछा जाता है कई बार पेपर में। तो अभी क्या है, ये वल्नरेबल श्रेणी में यानी कि सुभेद्य कैटेगरी में रखा गया है, मतलब कि धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, इनके संरक्षण की जरूरत है। साथ के साथ जो हमारे भारत का वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें भी शेड्यूल 1 में रखा गया है, मतलब इनको विशेष संरक्षण की आवश्यकता है। तो ग्रेट हॉर्नबिल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा परीक्षा में कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है। ग्रेट हॉर्नबिल IUCN स्टेटस वल्नरेबल यानी कि सुभेद्य, और जो इंडियन प्रोटेक्शन एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें किस में है, तो 1972 में शेड्यूल 1 में। तो भारतीय वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में, IUCN में वल्नरेबल। इतनी हमने शुरुआत की थी अरुणाचल प्रदेश के हेरिटेज स्कूल से, खत्म किया है हमने यहाँ पर। उस टॉपिक से रिलेटेड अन्य जितने प्रश्न बन सकते थे हमने उसको डिस्कस कर लिया। आगे देखते हैं, ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। तो ये जो पूरी बुक है, ये बुक है, ये हेडिंग नहीं, ये बुक है। इनका नाम क्या है, ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ये किसकी बुक है, तो हमारे जो पूर्व गवर्नर रह चुके हैं बहुत ही फेमस, कौन थे, रघुराम राजन जी, उनकी ये बुक है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। रघुराम राजन जी ने इसको रोहित लांबा जी के साथ में मिलकर इस पूरी बुक को लिखा है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि भारत में क्या हम ऐसी गतिविधि करें जिससे कि भविष्य में आर्थिक गतिविधि को, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया जा सके। तो ये जो पूरी बुक है यही बताती है कि आप मानव पूंजी में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, कौशल पर ध्यान दें, जिसकी वजह से क्या होगा, कौशल विनिर्माण, इन सब पे अगर ध्यान दिया जाएगा तो भारत आने वाले समय में बहुत ही अच्छी आर्थिक वृद्धि करेगा। तो ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर बुक किसकी है, रघुराम राजन और रोहित लांबा की। रघुराम राजन जी की एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पिछले साल आई थी, इसको एक अवार्ड भी मिला है। बुक का नाम देख लेते हैं। बुक का नाम था फॉल्ट लाइन्स, हाउ हिडन
फ्रैक्चर्स स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो बुक का क्या नाम था? रघुराम राजन की ही बुक थी, फॉल्ट लाइंस हाउ हिडन फ्रैक्चर्स स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनॉमी। इस बुक को पिछले साल फाइनेंशियल टाइम्स बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। फाइनेंशियल टाइम्स जो बिजनेस बुक ऑफ द अवार्ड मिला था, किसकी बुक को मिला था? तो रघुराम राजन जी की बुक। नाम क्या था? तो फॉल्ट लाइंस हाउ हिडन फ्रैक्चर्स स्टिल थ्रेटन द इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इस बुक को आप ध्यान में रखेंगे, साथ के साथ जो अभी हाल ही में इन्होंने लिखी है इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब देख लेते हैं, मैंने बताया कि रघुराम राजन जी जो हैं वो पूर्व गवर्नर थे भारत के। तो कब से कब तक? 2013 से लेकर के 2016 तक ये 23वें नंबर के थे। तो 2013 से 2016 तक 23वें नंबर के ये राज्य गवर्नर थे आरबीआई के। कौन? रघुराम राजन जी। चलिए अगला देखते हैं, सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना। सपनों का संचय जमा क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है, कोई ना कोई सपना होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, उसी के लिए तो जमा करते हैं। तो नाम बड़ा अच्छा सोच के रखा गया है, सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना। ये किस सरकार की पहल है? तो यह हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल है। इसके पहले हमने अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखा था, हेरिटेज स्कूल। अब हम देख रहे हैं सपनों का संचय, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में छात्रों के भविष्य में अगर उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है या फिर व्यवसाय करना है तो उसके लिए ये पूरी एक सेविंग के रूप में, बचत के रूप में ये स्कीम लाई गई है। इसमें 10 से लेकर के 18 वर्ष के जो बच्चे होंगे, स्कूली बच्चे होंगे, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। कुछ उनको बचत करने के लिए दिया जाएगा। जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो उनको ये पैसे दे दिए जाएंगे। तो सहकारी बैंक के साथ में जो हिमाचल प्रदेश सरकार इस योजना को लेकर आई है, नाम क्या है? सपनों का संचय जमा लिंक्ड योजना। सीएम कौन है हिमाचल प्रदेश के? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। सीएम और राज्यपाल, सीएम तो कम, खैर राज्यपाल से आ जाता है कई बार प्रश्न, मैच द फॉलोइंग करके, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के हों और जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी एरियाओं के हों तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं, एक और भी बहुत अच्छी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने चालू की थी। नाम क्या था उसका? जो सुक्खू के सुख पे ही निर्धारित है, बेस्ड है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। तो ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार की जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने सुख के लिए ये योजना लाई है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। इसमें क्या है कि 27 वर्ष तक जो दिव्यांग बच्चे या जो अनाथ बच्चे हैं, उनको क्या है कि जो सरकार है, राज्य सरकार है, वो एज अ गोद लेगी, या कह सकते हैं कि वो उनके माता पिता का दायित्व निभाएगी। तो 27 वर्ष तक के जो अनाथ बच्चे हैं उनका पूरा लालन पालन, उनकी पढ़ाई लिखाई, आगे की चीज़ें, मतलब एक बच्चे को लायक बना देना, ये ना कहे कि ये अनाथ है, इसका कोई नहीं है। तो इसको ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कौन लेकर आया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार लेकर आई है। दो महत्वपूर्ण योजनाएं, सपनों का संचय और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। किसकी है ये? तो हिमाचल प्रदेश की ये योजना है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, लास्ट भी है ये, कि एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर। तो एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हम सबके चहीते एमएस धोनी जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? तो एसबीआई का। इसके अलावा इस साल और भी कई अन्य कंपनियां हैं जिनका एमएस धोनी ब्रांड एम्बेसडरिंग कर रहे हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देख लेते हैं, जियो मार्ट जो अंबानी जी की एक रिटेल कंपनी है, जियो मार्ट, जिसमें रोज़मर्रा की चीज़ें बिकती हैं, तो उसके ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन? धोनी जी। साथ के साथ नवी टेक्नोलॉजी के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो एमएस धोनी को अभी फिलहाल में एसबीआई का बनाया गया है, इसके पहले ये जियो मार्ट के और नवी टेक्नोलॉजी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। एसबीआई के बारे में देखते हैं कि एसबीआई को जो है पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता था। 1955 में इसका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और तब से इसको एसबीआई के रूप में जाना जाता है। जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ। अध्यक्ष कौन है इसके? तो दिनेश कुमार खारा जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में एसबीआई का हेडक्वार्टर है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, याद रखेंगे। कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है? तो 1955 में एसबीआई का जो है वो राष्ट्रीयकरण हुआ है और एमएस धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लग रही है तो हमारे इस नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।